हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सीटेट दिसंबर 2019 में आए हुए पेपर के ऊपर डिस्कशन करेंगे। डिस्कशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट टूल होता है क्योंकि इसके द्वारा सिर्फ ध्यान से सुन लेने से ही हमें बहुत सारी चीज़ें याद हो जाती है। सो आपसे मेरा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को एंड तक देखिएगा एंड आई एम श्योर आप बहुत कुछ सीख पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सीटेट में इंग्लिश वाले सेक्शन में ज़्यादातर क्वेश्चन इंग्लिश पैडागोजी के ऊपर होते हैं। पैडागोजी का मतलब होता है शिक्षण शास्त्र, यानी कि क्लासरूम में पढ़ाने से संबंधित थियरीज एंड अदर फैक्ट्स के बारे में बात की जाती है इनमें। इसमें मैंने कॉम्पोजिशन को छोड़ दिया है, कॉम्पोजिशन वाले पार्ट को हम लोग अलग से कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुभाषी कक्षा के अंदर बच्चे कौन सी भाषा में बात करेंगे? बच्चे अपनी मदर टंग में ही बात करेंगे। वो ना ही स्कूल के ऑफिशियल लैंग्वेज को फॉलो करेंगे, ना ही थ्री लैंग्वेज फार्मूला आपको पता होगा 1968 में आई थी। ये कोठारी कमीशन के द्वारा रिकमेंड की गई थी, जिसे नेशनल एजुकेशन पॉलिसी ऑफ 1968 भी कहा जाता है। इस कमीशन में रिकमेंड किया गया था कि हिंदी इंग्लिश के अलावा कोई थर्ड लैंग्वेज भी स्कूलों में पढ़ाई जाएगी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, यानी in their own language and can be a mix of words from more than one language. Next, diagnostic test. Diagnostic test कुछ अंडर अचीवर बच्चों पर एडमिनिस्टर किया जाता है ताकि उसके प्रॉब्लम का पता लग पाए कि वो बेंचमार्क के हिसाब से परफॉर्म क्यों नहीं कर पा रहे हैं और टीचर उस हिसाब से अपनी टीचिंग स्ट्रेटेजी को सेट कर पाएंगे। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट आर एडमिनिस्टर्ड टू ऑप्शन नंबर 1, find out deficiencies of the student with a view to planning remedies. स्ट्रक्चरल अप्रोच के बारे में पूछा गया है इस क्वेश्चन में। एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट का मानना है कि स्ट्रक्चरल अप्रोच इस प्रिंसिपल पे काम करती है कि अगर आपको कोई फॉरेन लैंग्वेज सीखना है तो उसमें मास्टरी ऑफ स्ट्रक्चर्स इज मोर इम्पॉर्टेंट देन द एक्विजिशन ऑफ वोकैबुलरी। एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट ऐसा मानते हैं कि किसी फॉरेन लैंग्वेज को सीखने के लिए स्ट्रक्चर ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसी को स्ट्रक्चरल अप्रोच बोला जाता है। तो स्ट्रक्चरल अप्रोच सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसे देती है? देखेंगे चारों ऑप्शन। इसमें ऑप्शन नंबर 4, रीडिंग एंड राइटिंग, ये सबसे ज़्यादा सही लग रहा है। विच अमंग द फॉलोइंग डज नॉट कम अंडर मीनिंग बेस्ड एक्टिविटीज़? मीनिंग बेस्ड एक्टिविटीज़ के अंदर इन चारों में से कौन सी नहीं आती है? इंटरैक्टिंग विद द टेक्स्ट, यूजिंग प्रीवियस नॉलेज, रीडिंग द टेक्स्ट एंड देन नरेटिंग द सेम टू द पीयर्स, फिर रीडिंग आउट एवरी वर्ड अलाउड एंड ट्रांसलेटिंग इट। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 ही सही लग रहा है, रीडिंग आउट एवरी वर्ड अलाउड एंड ट्रांसलेटिंग इट। यही है जो मीनिंग बेस्ड एक्टिविटी नहीं है। इट इज़ अ टाइप ऑफ राइटिंग इन विच द टीचर प्रोवाइड्स द सिचुएशन एंड हेल्प्स द क्लास टू prepare it. The teacher continuously provides feedback, direction and expansion of ideas to the learners. तो ये किस टाइप का राइटिंग है? ये गाइडेड राइटिंग है, ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर 2, क्योंकि ये टीचर के गाइडेंस में लिखी जा रही है। क्वेश्चन नंबर 110, ये क्वेश्चन है कि जब किसी कॉम्प्रिहेंशन को गहराई से पढ़ा जाए ताकि उससे हम कोई विशेष इन्फॉर्मेशन, कोई खास फैक्ट निकाल पाएँ, तो वो इन चारों में से कौन सा कॉम्प्रिहेंशन होगा, किस प्रकार का कॉम्प्रिहेंशन होगा? तो इन्फेरेंशियल कॉम्प्रिहेंशन, सबसे पहले ये चारों को एक एक करके देखते हैं। इन्फेरेंशियल कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है? जब किसी कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ के रीडर अपनी समझ के मुताबिक उसका मीनिंग निकालते हैं, यानी कि जो बात कॉम्प्रिहेंशन के अंदर लिखी हुई ना हो पर रीडर अपने विवेक, अपने कॉग्निशन का इस्तेमाल करके उसे समझते हैं, तो ये इन्फेरेंशियल कॉम्प्रिहेंशन कहलाता है। फिर ग्लोबल कॉम्प्रिहेंशन, जब किसी कॉम्प्रिहेंशन में बिल्कुल ही सिंपल वे में बातें लिखी गई होती है जिसे पढ़कर समझना आसान होता है, इस तरह के कॉम्प्रिहेंशन में कोई हिडन मीनिंग नहीं होती है। फिर आता है लोकल कॉम्प्रिहेंशन, जब किसी कॉम्प्रिहेंशन या उसके किसी पार्ट को हम गहराई से पढ़ते हैं ताकि हमें कोई ख़ास फैक्ट का पता चल पाए, तब ये लोकल कॉम्प्रिहेंशन कहलाएगा। इसे हम लोग अक्सर प्रैक्टिस में लेते हैं जब किसी कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने के लिए
क्वेश्चन पढ़ने के बाद हम वापस से कॉम्प्रिहेंशन को पढ़ते हैं, तब ये लोकल कॉम्प्रिहेंशन होता है। फिर आता है ट्रांजैक्शनल कॉम्प्रिहेंशन। जब किसी कॉम्प्रिहेंशन को एक या दो बार पढ़ने से उसका मीनिंग पूरी तरह समझ में नहीं आए, उसे बार बार पढ़ने पर हर बार कुछ न कुछ नया समझेंगे, तो वो एक ट्रांजैक्शनल कॉम्प्रिहेंशन का एग्जाम्पल होगा। तो उस हिसाब से इसका जो सही आंसर होना चाहिए वो होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि लोकल कॉम्प्रिहेंशन। नंबर 112, ये क्वेश्चन है कि एक टीचर है, वो क्लास 5th के बच्चों को चैप्टर पढ़ के उसका क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए कहती है। तो इस प्रकार से वो बच्चों को किस चीज़ के लिए इनकरेज कर रही है। चारों ऑप्शन जो है इसको देखते हैं, ये चारों ही रीडिंग स्किल्स हैं। जब किसी मटेरियल को हम लोग क्विकली पढ़ते हैं ताकि उसका एक जनरल ओवरव्यू मिल पाए, तो उसे हम लोग स्किमिंग कहेंगे। पर जब किसी मटेरियल को क्विकली तो पढ़ेंगे, पर इंटेंशन किसी खास फैक्ट या इन्फॉर्मेशन को ढूंढने का होगा, तो वो स्कैनिंग कहलाएगा। फिर इंटेंसिव रीडिंग वो होती है जब हम किसी गिवन टेक्स्ट को क्लोजली और काफ़ी गहराई से पढ़ते हैं, तो वो इंटेंसिव रीडिंग कहलाएगा। एक्सटेंसिव रीडिंग में हम लोग वाइड रेंज ऑफ मटेरियल्स को एक्सप्लोर पढ़ते हैं, जैसे रेफरेंस बुक्स, नॉवेल्स, मैगजीन्स, इस तरह की मटेरियल्स को पढ़ेंगे तो वो एक्सटेंसिव रीडिंग में आएगा। तो उस हिसाब से अपना जो आंसर होना चाहिए वो होगा ऑप्शन नंबर 3, यानी कि इंटेंसिव रीडिंग। क्वेश्चन नंबर 113, इसमें कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट की बात की गई है कि ये इन चारों में से किसके द्वारा दिया गया है। तो एक लिंग्विस्ट हैं स्टीफन ग्राशन, एन एक्सपर्ट इन द फील्ड ऑफ लिंग्विस्टिक्स स्पेशलाइजिंग इन थियरीज ऑफ लैंग्वेज एक्विजिशन एंड डेवलपमेंट। इनके द्वारा दिया गया थियरी ऑफ सेकेंड लैंग्वेज एक्विजिशन है, जिसमें इन्होंने 5 हाइपोथेसिस दिए हैं। इसके अंदर इन्होंने कॉम्प्रिहेंसिबल इनपुट की बात की है। तो अपना आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, यानी स्टीफन ग्राशन। क्वेश्चन नंबर 114, इसमें पूछा गया है कि इन चारों में से कौन है जो सब स्किल्स ऑफ रीडिंग नहीं है। तो कुछ सब स्किल्स ऑफ रीडिंग होते हैं, जैसे कि अभी हम लोग कर भी रहे थे, ग्लोबल कॉम्प्रिहेंशन, लोकल कॉम्प्रिहेंशन, इन सब के अलावा कनेक्टिंग, प्रेडिक्टिंग, सिंथेसाइजिंग, ये सब स्किल्स ऑफ रीडिंग के अंदर आते हैं। इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर 4, यानी ट्रांसक्रिप्टिंग। ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन में कुछ बेसिक डिफरेंस है। सुन के उसको रिटन फॉर्म में लिखना, ये ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। जबकि ट्रांसलेशन क्या होता है, इट इज़ अ प्रोसेस इन विच रिटन कंटेंट इज कन्वर्टेड फ्रॉम वन लैंग्वेज इनटू सम अदर लैंग्वेज। तो ट्रांसक्रिप्शन है जो कि सब स्किल्स ऑफ रीडिंग नहीं है। क्वेश्चन 115, इसमें पूछा गया है कि बच्चों की बोलने की क्षमता के विकास के लिए इनमें से सबसे कम इम्पॉर्टेंट कौन सा है। तो अगर बच्चों से हम क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस पूछते हैं, क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस क्या होती है, इसे हम ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कह सकते हैं या येस नो क्वेश्चन, इसे हम क्लोज एंडेड क्वेश्चंस कहते हैं। तो अगर हम बच्चों से क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन पूछेंगे तो ऑब्वियसली उनकी बोलने की क्षमता का विकास जो है काफ़ी कम हो पाएगा। तो ऑप्शन नंबर 3 अपना आंसर है। क्वेश्चन नंबर 116, प्राइमरी लेवल पर लैंग्वेज बच्चों के विकास में किस तरह से मदद करती है। तो प्राइमरी लेवल पर बच्चों को लैंग्वेज के ही द्वारा हर प्रकार की शिक्षा दी जाती है, जैसे मोरल एजुकेशन, सोशल एजुकेशन, या उसे अपने वातावरण की जानकारी भी लैंग्वेज की ही मदद से दी जाती है। तो ऑप्शन नंबर 2 अपना आंसर है। इट इज़ एन ऑथेंटिक मटीरियल कवरिंग वेरियस जॉनर्स। नंबर 117, इसमें एक टीचर है जो अपने बच्चों के लिए एक वर्कशीट तैयार करती है और उसमें से हर 7th वर्ड को वो रिमूव कर दे रही है। फिर अपने बच्चों से बोलती है उस वर्कशीट को पढ़ के सारे वर्ड्स को फाइंड आउट करना है। तो वो अपने बच्चों को क्या दे रही है, क्लोज टेस्ट दे रही है। क्लोज टेस्ट क्या होता है, जिसको कि हम डिलीशन टेस्ट या ऑक्लूजन टेस्ट भी बोलते हैं। इसमें कॉम्प्रिहेंशन से कुछ मिसिंग वर्ड्स को फाइंड करना होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 अपना आंसर है। नेक्स्ट है लैंग्वेज इज आर्बिट्ररी। इसका क्या मतलब है। आर्बिट्ररी होता है समथिंग विच इज़ नॉट प्लान्ड,
या सम विच इज़ नॉट लॉजिकल। तो इसमें हम लोग ऑप्शन नंबर 4 देखेंगे। देयर इज़ नो इनहेरेंट रिलेशन बिटवीन द वर्ड्स ऑफ अ लैंग्वेज एंड देयर मीनिंग। यानी कि लैंग्वेज में जो हमारे वर्ड्स हैं तो उनके बीच में कोई इनहेरेंट रिलेशन नहीं है। किसी चीज़ को हम क्या नाम देते हैं तो वो हमेशा से चला आ रहा है, उसके पीछे कोई लॉजिक हम नहीं बता सकते, तो इसे हम कहते हैं लैंग्वेज इज़ आर्बिट्ररी। तो ऑप्शन नंबर 4 अपना आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें एक स्टूडेंट है प्रवीण, उसे कोई टॉपिक बहुत अच्छे से समझा दिया गया है, फिर भी उसके बारे में वो खुद से नहीं लिख पा रही है, लेकिन वो किसी बड़े के गाइडेंस में या अपने सहपाठी पीयर के गाइडेंस में वो लिख पा रही है। तो इस प्रकार के गाइडेंस को क्या कहा जाएगा? इस प्रकार के गाइडेंस को स्कैफोल्डिंग कहते हैं। स्कैफोल्डिंग एक इंस्ट्रक्शनल टीचिंग टेक्निक है जिसमें टीचर बच्चों को बेहतर अंडरस्टैंडिंग के लिए कंटिन्यूसली गाइड करते रहते हैं। तो स्कैफोल्डिंग ऑप्शन नंबर 3 अपना आंसर है। अगला क्वेश्चन है, द पर्पस ऑफ टेक्सचुअल एक्सरसाइज इज नॉट टू। टेक्सचुअल एक्सरसाइज का पर्पस इनमें से कौन सा नहीं है? तो टेक्सचुअल एक्सरसाइज जो है क्वेश्चंस के आंसर को याद करने के लिए नहीं करवाया जाता है। ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर है। नेक्स्ट आता है उनके लिए जिन्होंने इंग्लिश को सेकेंड लैंग्वेज के तौर पे ऑप्ट किया था फॉर्म फिल करते टाइम। तो क्वेश्चन नंबर 136 देखेंगे। इसमें एक टीचर है, वो अपने क्लास में लैंग्वेज रिच इन्वायरमेंट चाहती है, यानी उसके क्लास के हर बच्चे लैंग्वेज में अच्छा परफॉर्म करें। इसके लिए उसे क्या करना चाहिए? तो उसे अपने हर बच्चे को कुछ इस प्रकार से सुविधा देनी होगी जिसमें बच्चे लैंग्वेज को फील कर पाएँ, नोटिस कर पाएँ, देख पाएँ। कहने का मतलब है कि विजुअल मीडिया से कोई भी लैंग्वेज बहुत ही आसानी से सीखा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर 3 सही लग रहा है। प्रोवाइड एन अपॉर्चुनिटी वेयर द लैंग्वेज इज सीन, नोटिस्ड एंड यूज्ड बाय चिल्ड्रन। क्वेश्चन नंबर 138, इन दिए गए चारों ऑप्शन में से कौन सा है जो बच्चों के लिए एक फॉर्म ऑफ लिटरेचर नहीं है? तो थिसॉरस आप जानते हैं समानार्थी शब्दों और वाक्यांशों का शब्दकोश होता है। इसके अलावा मिथ पौराणिक कथा को कहते हैं, फिर लीजेंड जो है वो लोक कथा को कहा जाता है। तो थिसॉरस जो बच्चों के लिए एक फॉर्म ऑफ लिटरेचर नहीं है। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट है, दिए गए ऑप्शंस में से प्रिंट रिच इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग कौन सा सही स्टेटमेंट नहीं है? तो ऑप्शन नंबर 2 देखेंगे। वंस द मटेरियल इज पेस्टेड ऑन वॉल्स इट शुड नॉट बी रिमूव्ड फॉर द होल सेशन। तो प्रिंट रिच इन्वायरमेंट के लिए ये सही विकल्प नहीं है, क्योंकि छोटे बच्चे अपने फीलिंग्स, अपने इमोशंस को पेंटिंग्स और ड्राइंग्स के ही द्वारा एक्सप्रेस करते हैं। उनके अंदर लैंग्वेज डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा नहीं होती है। तो पेंटिंग्स और ड्राइंग्स को समय समय पे चेंज करते रहना चाहिए, तभी जाके प्रिंट रिच इन्वायरमेंट बन पाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 सही नहीं है उस हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इसमें एक टीचर क्लास 5th के बच्चों को डायलॉग के किसी मिसिंग पार्ट को कंप्लीट करने के लिए बोलती है। तो ये एक्सरसाइज उनके लैंग्वेज लर्निंग में किस प्रकार से हेल्पफुल होने वाला है? ऑप्शन नंबर 3 देखेंगे। टू फैसिलिटेट कन्वर्सेशन बाय गिविंग स्पेसिफिक लर्निंग प्रैक्टिस यूजिंग फॉर्मलिक एक्सप्रेशंस। ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यूजिंग रियलिया इन द लैंग्वेज क्लास मीन्स ब्रिंगिंग। रियलिया किसे कहते हैं? तो बच्चों को बेहतर ढंग से समझाने के लिए जो हम रियल लाइफ से, अपने डेली लाइफ से कुछ एग्जांपल्स देते हैं, उसे ही रियलिया कहा जाता है। तो उस हिसाब से ऑप्शन नंबर 2 आंसर होना चाहिए। नंबर 142 में बोला गया है कि क्लासरूम के अंदर मल्टीलिंगुअल नेचर को एक रिसोर्स के तरह यूज़ किया जाना चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे सभी बच्चे कनेक्टेड फील करेंगे। तो ऑप्शन नंबर 1 ही सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 143, क्लास 1 के बच्चों की बुक्स पिक्चर्स, स्टोरीज और पोएम से स्टार्ट होकर अल्फ़ाबेट पर ख़त्म होती है।
तो भाषा शिक्षण के किस अप्रोच को ये बताता है? चारों ऑप्शंस को जानेंगे। एक्लेक्टिक अप्रोच क्या होता है? इसमें टीचर अपने हिसाब से बच्चों के एज, प्रीवियस नॉलेज और ऑब्जेक्टिव ऑफ द लेसन को ध्यान में रखते हुए मेथड ऑफ टीचिंग को डिसाइड करते हैं। ये होता है एक्लेक्टिक अप्रोच। बॉटम अप स्ट्रैटेजी में टीचर बच्चों के सामने मेन कॉन्सेप्ट को बताने से पहले उस टॉपिक से रिलेटेड छोटी छोटी डिटेल्स दे देते हैं, जबकि टॉप डाउन स्ट्रैटेजी में पहले कॉन्सेप्ट बताया जाता है। और लैंग्वेज अक्रॉस करिकुलम अप्रोच तो जानते ही है, पाठ्यक्रम में भाषा, तो उस हिसाब से ऑप्शन नंबर 3 अपना आंसर होना चाहिए, यानी टॉप डाउन अप्रोच। क्वेश्चन नंबर 144 देखते हैं। इसमें एक टीचर नोटबुक चेक करने के दौरान देखती है कि एक बच्चा है जो सिमिलर लुकिंग लेटर्स में गलतियां कर रहा है, जैसे बी, डी, फिर MW, इस तरह के लेटर्स को लिखने में वो बार बार गलती कर रहा है। तो उस बच्चे के अंदर कौन सी दिक्कत हो सकती है? ऑप्शन नंबर 3, लर्निंग डिसेबिलिटी हो सकता है उस बच्चे के अंदर, जिसे डिसलेक्सिया के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट 145 क्वेश्चन। इसमें क्या है, एक टीचर क्लास 3 के बच्चों को एक स्टोरी सुनाती है, पूरे बॉडी लैंग्वेज, जेस्चर, पोस्चर, हर कुछ का इस्तेमाल करते हुए। फिर उसके बाद वो बच्चों से ग्रुप्स में पिक्चर ड्रॉ करने के लिए बोलती है। तो आपको क्या लगता है ऐसा क्यों बोला गया है? ऐसा इसलिए बोला जाता है क्योंकि वो टीचर बच्चों के समझ को चेक करना चाहती है कि वो कहानी सुनकर कितना समझे। और जैसा हम लोग अभी बात कर ही रहे थे कि बच्चों के अंदर भाषा विकास काफ़ी धीमी होती है, बच्चे अपनी बात पिक्चर्स या ड्राइंग से ज़्यादा एक्सप्रेस कर पाते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3, सी वांटेड टू असेस देयर कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द स्टोरी। क्वेश्चन नंबर 146 क्या है? एक्टिव वोकैबुलरी। तो एक्टिव वोकैबुलरी के अंदर फ्रीक्वेंटली यूज होने वाले वर्ड्स होते हैं। आंसर है ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन 147 में है, द मेजर एम ऑफ टीचिंग पोइट्री। पोइट्री को पढ़ाने का मेन एम क्या है? पोइट्री को पढ़ाने का जो मेन मकसद होता है वो होता है टू एंजॉय एंड अप्रिसिएट द लैंग्वेज। तो ऑप्शन नंबर 2 सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 148, इसमें मॉर्फीम के बारे में पूछा गया है। मॉर्फीम क्या होता है? मॉर्फीम्स आर अ वर्ड और पार्ट ऑफ अ वर्ड दैट हैज़ अ मीनिंग, जिसको हम लोग फर्दर किसी मीनिंगफुल पार्ट में ब्रेक नहीं कर सकते। सो स्मॉलेस्ट वर्ड और पार्ट ऑफ द वर्ड जिसका कि कोई मीनिंग होता है। क्वेश्चन नंबर 149, क्लास 2 के किसी बच्चे को इंग्लिश सिखाने के लिए उसके नॉलेज को यूज़ किया जा रहा है, उसके नॉलेज को यूज़ करके इंग्लिश लैंग्वेज सिखाया जा रहा है। तो पूछा गया है, हेयर लर्नर्स लैंग्वेज इज़ यूज्ड इन टीचिंग इंग्लिश एज अ। तो लर्नर के नॉलेज को किस तरीके से यूज़ किया जा रहा है? तो उसको एक रिसोर्स के तरह यूज़ किया जा रहा है, उसका ही यूज़ करके उसे इंग्लिश लैंग्वेज सिखाया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर 3 अपना आंसर है। अब है लास्ट क्वेश्चन, BICS स्टैंड्स फॉर, यानी BICS का फुल फॉर्म क्या है? तो इसका फुल फॉर्म होता है बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेटिव स्किल्स। तो ये था अपना डिस्कशन सीटेट दिसंबर 2019 का पेपर 1। अब देखते हैं अपना वर्ड ऑफ द डे। आज का वर्ड है स्नब, जिसका हिंदी मीनिंग होता है अनदेखा करके अपमानित करना। इंग्लिश में इसका मीनिंग होता है टू इंसल्ट समवन बाय नॉट गिविंग देम एनी अटेंशन और ट्रीटिंग देम एज इफ दे आर नॉट इम्पॉर्टेंट। सेंटेंस में इसे कैसे यूज़ किया जाता है? द टीचर प्रेज्ड द स्टूडेंट आफ्टर ही वॉज स्नब्ड बाय हिज फ्रेंड्स। सिनोनिम्स यानी सिमिलर वर्ड्स, इंसल्ट, रिबफ, एफ्रंट या डिसडेन। और एंटोनिम्स यानी अपोजिट वर्ड्स, एक्नॉलेज, अप्रूव, एप्रिसिएट या फिर कॉम्प्लीमेंट। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही।
आज का सेशन आपको कैसा लगा हमें ज़रूर बताइएगा। आई विल बी वेटिंग फॉर दैट। आपके सजेशंस हमें कमेंट करके बताइए। अगर सोशल मीडिया पर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इन आईडीज़ का यूज़ कर सकते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज योर अप्रिसिएशन इज़ आवर इंस्पिरेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।